Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Knowledge Palace. Today we are going to discuss unlawful assembly. What is assembly? So according to law, when five or more persons assemble together for any positive purpose, for any lawful purpose, it is called assembly. But the purpose should be lawful. But when the purpose of such assembly become unlawful, it is called unlawful assembly. And such kind of unlawful assemblies are not allowed by law, and it should be dispersed. Law परमिट करता है कि पीसफुली 4 to 5 persons और मोर देन 4 to 5 assemble हो सकते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को परमिशन दे रहा है कि कोई भी सिटीजन जो है 4-5 या से ज़्यादा असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपनी असम्बली बना सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन पर्पस लॉफुल होना चाहिए. अगर वो पर्पस लॉफुल नहीं है तो इस तरह की असम्बली को लॉ परमिशन नहीं देता इस तरह की असम्बली की. और अगर ऐसी असम्बली है जिसका पर्पस लॉफुल नहीं है तो ऐसी असम्बली को डिस्पर्स कर दिया जाता है. तो आज हम सारी ये चीज़ें देखेंगे कि असम्बली है क्या, असम्बली लॉफुल असम्बली कौन सी है, अनलॉफुल असम्बली कैसी है, मतलब कोई असम्बली है बाद में जो पहले तो लॉफुल है लेकिन बाद में वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है, किस तरह से अनलॉफुल डिक्लेयर होती है, कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो एक्ट हैं जो कि उस असम्बली को अनलॉफुल डिक्लेयर कर देते हैं. और फिर जब वो असम्बली अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है तो उसको डिस्पर्स कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. यहाँ पे हम 3 एक्ट डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और फिर हम उसको डिस्पर्स करने का जो प्रोसीजर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1898 में देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 16 which says that every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. तो आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है कि हर पर्सन या हर सिटीजन जो है पाकिस्तान का, उसको इख्तियार है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, उनके पास असला वगैरह ना हो, कोई आर्म्स वगैरह ना हो. लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने असम्बली की लॉफुल असम्बली की परमिशन दी है, साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर दी हैं. और वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों इम्पोज की गई हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ताकि पब्लिक का पीस डिस्टर्ब ना हो, पीस मेंटेन रहे और कोई ऐसा इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो, कोई क्रिमिनल इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो. अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्या वजूहात हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि वो पाकिस्तान पीनल कोड में बताई गई हैं. 164 आर्टिकल 164 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड हम देखेंगे अनलॉफुल असम्बली. आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो सिर्फ हमें असम्बली की डेफिनेशन बता रहा है कि ये असम्बली है, 5 or more persons की असम्बली हो सकती है. और ये बताया गया है कि एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स. जबकि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं पीपीसी में, और पीपीसी बताता है ये कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई असम्बली जो है अनलॉफुल हो सकती है. तो देखें, एन असम्बली ऑफ 5 or more persons इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असम्बली. 5 or more persons की जो असम्बली होगी उसे अनलॉफुल असम्बली कहा जाएगा अगर इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असम्बली, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उस पर जो वो पर्सन्स 4 हैं या 5 हैं या ज़्यादा हैं, अगर वो पर्सन जो कि एक असम्बली जो है कंपोज कर रहे हैं उनका पर्पस ये हो. फर्स्ट देयर आर 5 थिंग्स जो कि डिस्कस की गई हैं सेक्शंस में, इस आर्टिकल में
first of all, to overwhelm by criminal force or show force the federal or any provincial government or legislature or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant. कोई यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो फर्स्ट इसका बताया गया है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. जो फर्स्ट वन है उसमें कहा गया कि कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सर्वेंट है या कोई लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई ऑफिसर है या कोई भी पर्सन है जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर से है, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि अपनी लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है और वो एक्सरसाइज करते हुए उससे जो पावर्स दी गई हैं उनका मिस यूज करता है और क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, और वो क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो अनलॉफुल असेंबली होगी. फॉर एग्जांपल 4-5 या से ज़्यादा लोग हैं, वो सब जो है फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या उनका कनेक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है या वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और वो 4-5 लोग जो हैं इकट्ठे होके एक असेंबली बना के अपनी पावर्स का मिस यूज़ कर रहे हैं. वो पावर्स जो से प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं उनका मिस यूज़ कर रहे हैं, उनका पर्पस इलीगल है, तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी. और सेकेंड ये कि टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस. अब वो जो असेंबली है 4-5 लोगों की या इससे ज़्यादा लोगों की, वो रेसिस्ट कर रहे हैं किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में रेजिस्टेंस कर रहे हैं, अपना काम नहीं करने दे रहे लॉ को, और किसी भी किस्म की लीगल प्रोसेस में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली होगी. और थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस. अब वो जो असेंबली है वो मिसचीफ कमिट कर रही है, क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रही है या कोई भी दूसरा ऑफेंस कमिट कर रही है. और फोर्थ क्या है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of property or to deprive any persons of the enjoyment of right of way or of use of water or any incorporeal right of which he is in possession of enjoyment or to enforce any right or supposed right. अब वो जो अनलॉफुल असेंबली है वो क्या कर रही है कि क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही है, या तो वो क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही है या वो फोर्स जो है यूज नहीं कर रही, सिर्फ फोर्स शो कर रही है, और शो करते हुए दिखाते हुए कि मेरे पास पावर है, और वो क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए किसी पर्सन से उसकी अपनी जो पर्सन प्रॉपर्टी का ऑनर है या उसकी पोजीशन में है, तो उससे वो प्रॉपर्टी जो है ऑब्टेन करना चाह रही है, अपनी क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए उनसे वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और उस पर्सन को उसके अपने राइट से महरूम कर रहे हैं, या किसी भी किस्म के का वो राइट है, इंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे है, जैसे कि राइट ऑफ वे है तो वो उसको इंजॉय कर रहा है, तो उसे वो राइट जो है वो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, उसे लेना चाह रहे हैं, उसे छीनना चाह रहे हैं, या वो किसी भी किस्म का वाटर पे कोई राइट जो है वो यूज़ कर रहा है, या कोई इनकॉर्पोरियल राइट है जो कि उसकी पोजेशन में और उसकी इंजॉयमेंट में है, तो फोर्स यूज़ करते हुए, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हुए या क्रिमिनल फोर्स शो करते हुए ज़बरदस्ती उसे वो राइट, उसकी वो इंजॉयमेंट छीनना चाह रहे हैं, और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट जो है उस पर शो करना चाह रहे हैं, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली है, क्योंकि उस असेंबली का पर्पस अनलॉफुल है ना. और फिफ्थ वन, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू मिट टू व्हाट ही इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू डू. अब वो असेंबली जो है वो क्या कर रही है कि क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही है या क्रिमिनल फोर्स शो करते हुए किसी पर्सन को कंपेल कर रही है कि कोई ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, तो उसको कंपेल कर रही है कि वो ये एक्ट करे, या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है, उसकी ड्यूटी है ऐसा करना, तो उसे रोका जा रहा है क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए कि तुम ये एक्ट ना करो. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो एक्ट जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है, वो ड्यूटी बाउंड है, तो उसको रोका जा रहा है कि ये एक्ट ना करो, या फिर वो एक्ट जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसा एक्ट करे. तो ये इस किस्म की असेंबलीज जो होंगी वो अनलॉफुल असेंबलीज होंगी.
तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड आर्टिकल 141 में डिस्कस किए गए हैं कि इस अगर असम्बली इस किस्म का कोई एक्ट कर रही है तो वो असम्बली जो है अनलॉफुल असम्बली है, उसे डिस्पर्स करना चाहिए। आगे एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, एन असम्बली विच इज़ नॉट अनलॉफुल विच इज़ असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असम्बली। तो इस तरह की असम्बली जो है अनलॉफुल हो जाएगी, और जब ये अनलॉफुल हो जाएगी तो इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, इसको इजाज़त नहीं है लॉफुली इसको मेंटेन करने की। तो डिस्पर्स कैसा किया जाएगा वो प्रोसीजर बताया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में। तो सेक्शन 127 डील करता है असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे पहले तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है असेंबली का, और असेंबली शुड बी लॉफुल। अब पीपीसी बता रही है कि अगर वही असेंबली अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है तो फिर उसे राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म हो जाता है। अब वो जो जब उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो ख़त्म हो गया है, तो अब उसको डिस्पर्स किया जाएगा। और डिस्पर्स का प्रोसीजर जो है वो हमारे पास सीआरपीसी में मौजूद है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में ये प्रोसीजर मौजूद है, सेक्शन 127। और ये इख्तियार किसको है, ये पार्ट्स जो हैं ये मैजिस्ट्रेट के पास भी हैं और पुलिस ऑफिसर्स के पास भी हैं कि वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं हम देखते हैं इसको। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly। अब कोई भी जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो कमांड दे सकता है अनलॉफुल असेंबली को, ऑर्डर कर सकता है कि वो असेंबली जो कि 5 और मोर पर्सन्स की असेंबली है और डिस्टर्ब कर रही है पब्लिक पीस को और वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो चुकी है, तो कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है उस असेंबली को कमांड कर दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि वो डिस्टर्ब मत करें पुलिस को और वो डिस्पर्स हो जाएं, यानी कि वो असेंबली टूट जाए, वो लोग बिखर जाएं, वो उसको कंटिन्यू ना करें। और जब वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उनको ऑर्डर करता है, डायरेक्शंस देता है या कमांड देता है कि वो उसको डिस्पर्स हो जाएं, उस असेंबली को ये कमांड देता है कि वो डिस्पर्स हो जाएं, तो ड्यूटी है उस असेंबली की कि वो अकॉर्डिंगली उसकी डायरेक्शन के मुताबिक डिस्पर्स हो जाएं। लाइक 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हैं और अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, उनको कम ऑर्डर किया गया है कि आप वो इकट्ठे मत खड़े हों, इधर उधर चले जाएं, अपना अपना काम करें, और क्योंकि वो इकट्ठे होके डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस को किसी भी तरह से, तो जो भी उसको डायरेक्शन दी जाएंगी, जो भी ऑर्डर किया जाएगा उनको फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी है। अब 128 क्या कहता है, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स। अब अगर वो डिस्पर्स हो जाते हैं तो ठीक है, सफिशेंट है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो डिस्पर्स नहीं होते तो फिर वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस ऑफिसर है वो सिविल फोर्स भी यूज़ कर सकता है उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ अपॉन बीइंग सो कमांडेड any assembly does not disperse, or if without being so commanded it conduct itself in such a manner as to show a determination not to disperse, so any officer in charge of a police station may proceed to disperse such assembly by force and may require to assistance of any male person, but not being an officer, soldier, sailor or airman in the armed forces of Pakistan, and acting as such for the purpose of dispersing such assembly, and if necessary arresting and confining the persons who form a part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है डायरेक्शन देता है, कमांड देता है, ऑर्डर करता है असेंबली को कि वो डिस्पर्स हो जाए, और उनके ऑर्डर के बावजूद वो असेंबली डिस्पर्स नहीं होती, या उनको अभी कंडक्ट ऑर्डर तो नहीं किया गया लेकिन उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो शो कर रहे हैं कि अगर उनको ऑर्डर दिया गया, कमांड दी गई, तो वो फिर भी डिस्पर्स नहीं होंगी, तो कोई भी एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, उसको उस असेंबली को, उस अनलॉफुल असेंबली को
डिस्पर्स करने के लिए फोर्स यूज कर सकता है। अब वो फोर्स यूज करने के लिए क्या करेगा, किसी भी मेल पर्सन की असिस्टेंस जो है वो रिक्वायर कर सकता है। अब वो मेल पर्सन क्या होगा, वो कोई सिविल पर्सन, उसके लिए जरूरी है कि वो सिविल पर्सन हो, ना तो वो ऑफिसर हो, ना सोल्जर हो, ना सेलर, ना ही एयरमैन, और ना ही वो आर्म फोर्सेस में हो। कोई भी सिंपल जो सिविल मैन है उसकी, यानी कि वो पर्सन, कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी फोर्स को बुलाए, सोल्जर को बुलाए, किसी आर्मी को बुलाए, नहीं। वो क्या करेगा, किसी भी सिविल पर्सन को कॉल कर सकता है और उसे कह सकता है कि मेरी हेल्प करें, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और अगर ज़रूरी हुआ तो वो जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको कन्फाइन कर दिया जाएगा, ताकि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर दिया जाए, और फिर जो भी पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ उनको पनिशमेंट दी जाएगी। बट आगे मजीद इसका प्रोवाइजो जो है हम देखेंगे, इसमें कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट फॉर dispersing any assembly, firing shall not be resorted to except under the specific direction of an officer of the police, not below the rank of an assistant superintendent or deputy superintendent of police. अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो कि डिस्पर्स कर रहा है असेंबली को विद द हेल्प ऑफ एनी मेल मेंबर, एनी सिविल पर्सन, तो वो फायरिंग नहीं करेगा, उसको फायरिंग की परमिशन नहीं है। बस वो असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है, कोई भी सिविल फोर्स यूज़ कर सकता है, लेकिन वो उसको फायरिंग की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर फायरिंग करना ज़रूरी है, वो असेंबली ऐसे डिस्पर्स नहीं हो रही, उसे खतरा है, किसी भी किस्म का डेंजर है पब्लिक पीस को या मेंटेनेंस को, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट या जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एएसपी या डीएसपी रैंक का जो बंदा होगा उसे परमिशन लेना ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन लेके फायरिंग कर सकता है, अदरवाइज उनकी डायरेक्शन के बगैर फायरिंग नहीं कर सकते फॉर डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 128। उसके बाद है 129 यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। अब पुलिस ऑफिसर ने डायरेक्शन दी, ऑर्डर किया किसी असेंबली को, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जाता है। तो जब अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर किया और वो डिस्पर्स नहीं हुई, और फिर सिविल फोर्स भी यूज़ की गई, फिर भी वो डिस्पर्स नहीं हुई, तो फिर ये राइट दिया गया है कि मिलिट्री फोर्स को बुलाया जा सकता है, मिलिट्री फोर्स की हेल्प ली जा सकती है। तो इफ यहाँ पे देखें कि इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड एंड इफ इट इज़ necessary for the public security that it should be dispersed, and the police officer of the highest rank not below an assistant superintendent or deputy superintendent of police who is present may cause it to be dispersed by the armed forces. अब वो असेंबली जो है सिविल फोर्स तो यूज़ की गई और वो नहीं डिस्पर्स हुई, और ये ज़रूरी है कि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि ऐसा करना पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो पुलिस ऑफिसर जो है ऑफ द हाईएस्ट रैंक का जो होगा, जो कि एएसपी के या डीएसपी रैंक से लोअर लेवल का जो बंदा है, उसको ये परमिशन नहीं है कि वो मिलिट्री को कॉल करे। एएसपी या डीएसपी के रैंक का जो भी पुलिस ऑफिसर है, हुएवर, मतलब कोई भी जो भी प्रेजेंट है, वो क्या करेगा कि वो आर्म फोर्सेस को कॉल कर सकता है कि वो आएँ और हेल्प करें अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। उसके बाद है ड्यूटी ऑफ आर्टिकल सेक्शन 30 है, सेक्शन 130 है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स कमांडिंग ट्रॉप्स रिक्वायर्ड बाय मैजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स असेंबली। अब वो ऑफिसर्स जो किसी भी ट्रॉप्स को कमांड कर रहे हैं, उनको, या वो ऑफिसर्स जिनको रिक्वायर्ड किया गया है, मैजिस्ट्रेट ने रिक्वायर्ड किया है कि वो आएँ और इनको इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करें, तो उनकी क्या ड्यूटी है, यहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं एक्चुअली 130 में। तो व्हेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक who is not the below of an assistant superintendent or deputy, ये पहले भी हम देखा था कि ASP और DSP
के रैंक का पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी है, उससे लो लेवल का बंदा जो है वो नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर्स नहीं है। तो एएसपी या डीएसपी के रैंक का बंदा जो है, जब वो डिटरमाइन कर लेता है कि उसने इसी असेंबली को डिस्पर्स करना है और वो वैसे डिस्पर्स नहीं हो रही और उसके लिए आर्म फोर्सेस को कॉल करना ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, he may require any officers they are in the command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse such assembly with the help of armed forces under his command and to arrest and confine such persons, confirming the part of it as the magistrate or such police officers may direct. अब डायरेक्शन चाहे मजिस्ट्रेट की तरफ से मिली है या हमें पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से मिली है, आर्म फोर्सेस को, जिस आर्म फोर्सेस के पर्सन को, जिस ऑफिसर को आर्म फोर्सेस के डायरेक्शन मिली है, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो अपना एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है जो कि बिलोंग करते हैं आर्म फोर्सेस से, उसको प्रिपेयर करे और वो जाए उस अनलॉफुल जो भी असेंबली जहाँ पे भी मौजूद है वो जाए और वो उस असेंबली को डिस्पर्स करे। और उसको डिस्पर्स करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनको कन्फाइन भी किया जा सकता है और उनको पनिश भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। और ये जो अरेस्ट है और कन्फाइनिंग है ये तब होगी अगर ये ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। इफ़ इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द असेंबली और टू हैव देम पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उनको डिस्पर्स किया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा। तो ये आर्म ऑफिसर दिया। लेकिन इसकी क्लॉज 2 में कहा गया है कि every such officer shall obey such requisitions in such manner as it think fit। तो जब ये ऑफिसर्स को जो भी डायरेक्शंस मिलेंगी वो इसको ओबे करेंगे जैसे भी वो मुनासिब समझते हैं। बट इन डूइंग सो he shall use as little force as it is necessary and do as little injury to persons and property as may be consistent with the dispersing the assembly and अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग द पर्सन। तो ये कि जितनी फोर्स यूज करना जरूरी है उतनी ही फोर्स यूज करेंगे और जितनी मिनिमम जो इंजरी है कोशिश की जाएगी कि मिनिमम इंजरी हो किसी भी पर्सन की या प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं कि वो फायरिंग करके लोगों को इंजरी कर दी जाए, इन पर्सन की उनको नुकसान पहुंचाया जाए, इनको जख्मी कर दिया जाए या प्रॉपर्टीज का नुकसान हो। तो जितनी भी कम से कम जो है इंजरीज पॉसिबल हो वो केयर की जाएगी कि किसी की इंजरी ना हो तो कम से कम हो और किसी प्रॉपर्टी को का लॉस ना हो। उन वो पर्सन्स जो कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए और उनको डिटेन करने के लिए। उसके बाद हमारा है 131 पावर ऑफ कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब जहाँ पे मिलिट्री को कॉल की जा सकती है वहाँ पे जो मिलिट्री है उस मिलिट्री की पावर्स क्या हैं वो भी आगे जो है डिस्कस की गई है कि वो क्या कर सकती है। तो देखें 131 में डिस्कस किया गया है when the public security is manifestly endangered by any such assembly and when no police officer of the highest rank which are not below an ASP or DSP of police or can be communicate with any commissioned officer of the Pakistan Army may disperse such assembly by military force and may arrest and confine any persons forming the part of it in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law. But if he is acting under this section, it becomes practicable for him to communicate with the police officers no below the rank of the assistant superintendent of deputy superintendent जो भी ASP और DSP है he shall do so। तो जब पब्लिक सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है इस असेंबली से, ये डर है कि ये असेंबली पब्लिक को नुकसान पहुंचाएगी और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी हाईएस्ट रैंक का जो है जो कि ASP और DSP के रैंक से कम लो लेवल का बंदा नहीं है बल्कि हाईएस्ट रैंक का बंदा है और वो इसको डिस्पर्स नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेट कर सकता है कमीशन ऑफिसर जो है पाकिस्तान आर्मी का कि वो अपनी जो है टीम भेजें और वो डिस्पर्स करें इस असेंबली को और असेंबली को मिलिट्री फोर्स के जरिए रिमूव किया जाए और फिर उसको अरेस्ट किया जाए, उन पर्सन जो हैं मेंबर्स जो हैं असेंबली के उनको कन्फाइन कर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए किसी भी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जो है जो भी पावर्स वगैरह यूज़ करना ज़रूरी है वो की जाएंगी और उनको पनिश किया जाएगा, लेकिन पनिशमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगी। तो अगर ऐसा किया जा रहा है इफ़ ही इज़ एक्टिंग लाइक दिस सेक्शन,
तो it become practicable for him to communicate with the police officer who is not below the rank of the ASP or DSP or and like he shall do so. तो ये उस पे कुछ and then shall thenceforward obey the instructions of such police officer as to whether he shall or shall not continue such when the public security are manifestly in danger by any such assembly. ऐसा तब किया जाएगा जब जो पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है और खतरा है पब्लिक पीस को एंड व्हेन नो पुलिस ऑफिसर ऑफ द हाई रैंक नोट बिलो द ASP और DSP वो और जब ये डायरेक्शन बार बार अगेन इसमें कहा जा रहा है कि ये डायरेक्शन ASP और DSP से लो लेवल का बंदा जो है वो नहीं कर सकता और जो हाईएस्ट रैंक का बंदा होगा वो ही कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी कमीशनड ऑफिसर्स को पाकिस्तान आर्मी का जो भी है कि वो आए और उसे रिक्वायर की जा सकती है उसकी हेल्प ली जा सकती है कि वो आए और डिस्पर्स करे असेंबली को बाय मिलिट्री फोर्स यूज कर सकते एंड मे अरेस्ट एंड कन्फाइन द पर्सन्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ इट and then this section says that in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law तो जो भी according to law punishment है उनको punish किया जाएगा according to law assembly को disperse किया जाएगा but if he is acting under this action it become practicable for him to communicate with a police officer not below the rank of the ASP or DSP he shall do so and then obey the instruction of the police officer as whether he shall or shall not continue such when the public security is manifestly in danger by any such assembly. तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि डिस्पर्स किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए की जा सकती हैं. अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरी है किसी असेंबली को डिस्पर्स करना और उसको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश करना भी ज़रूरी है और वो पर्सन जो है अंडर दिस सेक्शन एक्ट कर रहा है और ये उसके लिए उस पर्सन के लिए लाइक उस पुलिस ऑफिसर की यहाँ पे बात की गई है कि उसके लिए प्रैक्टिकेबल है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है उसकी पार्स हैं कि कम्युनिकेट कर सकता है और वो पर्सन जो है ASP और DSP के रैंक के लेवल का होना चाहिए वो ऐसा कर सकता है तो फिर उसको ये इख्तियार है कि वो जब कम्युनिकेट करता है कमीशन मिनिस्ट्री ऑफिसर से और तो उनकी जब उनको से कम्युनिकेट करके उनको इन्फॉर्म कर देता है तो फिर उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको फॉलो भी करेगा उनको ओबे भी करेगा तो और फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिलेंगी कमीशन ऑफिसर्स की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन जाके वो जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करेगा और उनको कहेगा कि भाई ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है असेंबली जो है डिस्पर्स हो जाए वरना जो है वो पर्सन जो इंगेज्ड हैं अनलॉफुल असेंबली के साथ उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट किया जाएगा. And when no police officer of the highest rank not below an assistant for superintendent or deputy superintendent यानी कि जो ASP और PSP रैंक का बंदा है वहाँ पे जो भी मौजूद है वो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता कैन कम्युनिकेटेड विद और उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके या किसी भी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो एनी ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी कोई भी ऑफिसर जो है पाकिस्तान आर्मी का वो डिस्पर्स कर सकता है असेंबली को बाय मिलिट्री फोर्स and if necessary he may arrest and confine such person forming the part of the unlawful assembly in order to disperse such assembly or that he may be punished according to law. तो कोई भी पर्सन से अगर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे कमीशनड ऑफिसर्स के साथ तो कोई भी आर्मी का बंदा जो है पाकिस्तान आर्मी का जो भी पर्सन है वो मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हुए अरेस्ट कर सकता है अनलॉफुल असेंबली को और उन्हें अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट कर सकता है. बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. इफ ही इज एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन इट बिकम प्रैक्टिकेबल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद द पुलिस ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ही शैल डू सो एंड शैल henceforward obey the instructions of such as to whether he shall or shall not continue such action. तो ये वही बात जो हम ऊपर वाले सेक्शन में देख रहे थे यहाँ पर रिपीट की गई है कि ASP और DSP के रैंक का जो बंदा है वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है उसको और जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी वो उसको ओबे भी करेगा.
ये था हमारे पास 131। और इसके बाद हमारे पास है 131A, जिसमें कहा गया है पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे मिलिट्री फोर्स यूज की गई है, इसलिए पब्लिक सिक्योरिटी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें कहा गया इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ and property, public peace, and the maintenance of law and order, it is necessary to secure the assistance of the armed forces. The provincial government may require with the prior approval of the federal government, or the federal government may, on the request of the provincial government, direct any officer of the armed forces or civil armed forces to render such assistance with the help of the forces under his command. एंड सच असिस्टेंस शैल इंक्लूड द एक्सरसाइज ऑफ पावर स्पेसिफाइड की गई है इन तमाम सेक्शंस में। इसमें कहा गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि पब्लिक पीस जो है खतरे में है, उसको डेंजर है कि जो लॉफुल असेंबली है वो कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगी, तो वो और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, पब्लिक पीस के लिए या लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जाए, सिक्योर किया जाए। तो वो क्या करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगी। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है, और फेडरल गवर्नमेंट की के लिए कि वो अप्रूवल लेगी, और फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की के रिक्वेस्ट करने पे अप्रूवल जब दे देगी तो फिर क्या करेगी, किसी भी आर्म ऑफिसर या सिविल आर्म ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे दी जाएगी कि वो अपनी असिस्टेंट दें और उनकी हेल्प करें, और अपनी उस जो भी आर्म ऑफिसर या सिविल आर्म ऑफिसर्स की हेल्प से जो है अनलॉफुल असेंबली उसको डिस्पर्स किया जाएगा, और फिर जो है उनको अकॉर्डिंग टू लॉ अरेस्ट भी किया जाएगा और पनिश भी किया जाएगा, और जिसके बारे में और उनकी पावर्स क्या हैं, उनके और किस तरह से वो असिस्टेंस दे सकते हैं, ये तमाम जो है इन सेक्शंस में डिटेल बताई गई हैं, जिनको कि हम मज़ीद किसी और हम लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे सेक्शंस हैं उनके, यहाँ पे इनको इन डिटेल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पार्ट्स हैं उनकी वो डिस्कस की गई हैं, उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं और सिविल आर्म फोर्सेस के पास क्या क्या पार्ट्स हैं वो इन सेक्शंस में डिस्कस की गई हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस की जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे असिस्टेंस ली जा सकती है। provided further that the such person shall not include the powers of the magistrate। अब वो पार्ट्स जो पीछे सेक्शंस में देखी गई हैं कि इनके पास जो पार्ट्स हैं उसमें वो पार्ट्स नहीं है जो कि मैजिस्ट्रेट के पास पार्ट्स हैं। मैजिस्ट्रेट की पार्ट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनके पास वो पार्ट्स नहीं होगी। एंड क्लोज 2 में कहा गया है कि एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे रिक्वेजिशन ऑफ डायरेक्शन। वो जो ऑफिसर्स हैं उनको जो डायरेक्शन दी जाएंगी, वो जो भी उनको रिक्वेजिशन भेजी जाएगी उनको ओबे करेंगे एज द केस में भी, जो भी केस में रिक्वायर्ड होगा। एंड इन डूइंग सो may use such force as the circumstances में। और ऐसा जब वो अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं तो उन जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स वो मुनासिब समझेंगे वो यूज़ करेंगे, तो उस वो जो है उनके पास पावर्स है यूज़ कर सकते हैं। एंड इन रेंडरिंग असिस्टेंस relating to the exercise of powers specified in subsection 1, every officer shall as far as may be follow the restrictions and conditions laid down in this code। तो हर ऑफिसर्स को जो दी गई हैं पावर्स वो जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है, और उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करेगा, यानी कि जो पावर्स नहीं दी गई वो उनको एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास 132, जिसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशंस फॉर एक्ट डन अंडर दिस चैप्टर। यानी कि अंडर दिस चैप्टर पुलिस ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स जो भी एक्ट कर रहे हैं वो उस एक्ट के लिए उनको सिक्योर भी किया गया है, उनको पनिशमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under this chapter shall be instituted in any criminal court except within सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लाइक ये जो आर्म फोर्सेस, सिविल फोर्सेस या पुलिस ऑफिसर जो हैं जब कोई अपनी असिस्टेंस पेश कर रहे हैं तो ऐसा करने में वो जब कोई फोर्स यूज़ करते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा, कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर ऐसा करना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की
इजाज़त से किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जब तक इजाज़त नहीं होगी, ना तो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है, ना कोई प्रोसिक्यूशन और ना ही क्रिमिनल चार्ज लगाया जा सकता है। एंड क्यों एक्सेप्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और किन किन बातों पे उन पे क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा। लाइक नो पुलिस ऑफिसर एक्टेड अंडर दिस चैप्टर इन गुड फेथ। कोई भी पुलिस ऑफिसर है इन गुड फेथ उसने कोई एक्ट किया है और अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए किया है, फॉर एग्जांपल उसने फायरिंग भी कर दी है, लेकिन उन गुड फेथ की है, करना ज़रूरी था, ना करता तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते वो मेंबर्स जो हैं अनलॉफुल असेंबली के, तो उस पर कोई भी यानी कि क्रिमिनल चार्ज नहीं होगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। इसके अलावा नो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अलावा बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी से रिलेटेड हैं, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं, वो अंडर 31, जैसा कि हमने अंडर सेक्शन 131 उनकी असिस्टेंस की डिटेल देखी थी कि वो किस तरह से असिस्ट करेंगे। तो अगर वो असिस्ट कर रहे हैं और इन गुड फेथ कर रहे हैं, गुड फेथ यहाँ पे ज़रूरी है। अगर वो बैड फेथ से कुछ मैलाफाइड इंटेंशन से करते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली उन पर क्रिमिनल चार्ज होगा विद द सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो यहाँ पे गुड फेथ से कुछ कर रहे हैं तो उन पे क्रिमिनल चार्ज नहीं होगा। एंड नो पर्सन्स डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 128 और सेक्शन 130 और सेक्शन 31(8). तो कोई, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं, सिविल पर्सन्स भी अपनी असिस्टेंस देंगे, क्रिमिनल जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी भी असिस्टेंस यहाँ पे तलब की जाएगी, कमीशन्ड ऑफिसर्स की असिस्टेंस भी यहाँ पे रिक्वायर की जाएगी। तो ये तमाम ऑफिसर इन गुड फेथ कोई भी एक्ट कर रहे हैं और वो एक्ट जो है इन कंप्लायंस ऑफ द रिक्विजिशन कर रहे हैं, जो भी अंडर सेक्शन 128 और 130 और 131(a) में रिक्वायर की गई हैं, तो उन पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होगा। एंड नो inferior officers or soldiers or sailor or airmen in the armed forces doing any act in obedience of any order which he was bound to obey shall be deemed to have thereby committed an offence, provided that no such prosecution shall be instituted in any criminal court against any officer or sailor or airman in the armed forces except with the sanction of the federal government। तो कोई भी inferior officer है, सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है, आर्म फोर्सेस में है, वो जो भी एक्ट कर रहा है वो ऑर्डर की ओबीडियंस में कर रहा है, वो जो उसको ऑर्डर मिला उसकी ओबीडियंस में कर रहा है और उसके लिए वो बाउंड है कि इसको बे करे और वो उन गुड फेथ करता है, तो समझा जाएगा कि वो उसने कोई एक्ट जो है कमिट नहीं किया। चाहे उसने फायरिंग करके किसी को इंजरी भी किसी की कर दी तो वो की तो गुड फेथ में, अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए की, ओबीडियंस में की, ऑर्डर्स की डायरेक्शंस को फुलफिल करने के लिए की, तो वो उस पर किसी भी किस्म का क्रिमिनल चार्ज नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा किसी भी क्रिमिनल कोर्ट्स में, किसी भी ऑफिसर के पास अगेंस्ट जो है कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा, कोई प्रोसिक्यूशन जो नहीं होगा। कोई भी, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो इंफीरियर ऑफिसर है, वो सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है, आर्म ऑफिसर में नहीं होगा, एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है, और वो इस सिलसिले में होगी अगर उन्होंने गुड फेथ नहीं किया बल्कि इन बैड फेथ से या विद मैलाफाइड इंटेंशन अगर कोई ऑफिसर ऐसा एक्ट करता है तो फिर उस पर क्रिमिनल चार्ज होगा, लेकिन उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो ये थी अनलॉफुल असेंबली, ये था अनलॉफुल असेंबली को किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान परमिशन दे रहा है, किस तरह से अनलॉफुल असेंबली जो है, पहले तो कौन सी असेंबली है जो कि लॉफुल है जिसकी परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, फिर किस तरह से वो असेंबली अनलॉफुल हो जाती है, अगर वो अनलॉफुल हो जाती है तो फिर इसको कैसे डिस्पर्स किया जाता है, ये पूरा एक प्रोसीजर जो है ये हमने इसमें देखा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।